अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज जो है हम सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 17 हमने शुरू किया था। चैप्टर नंबर 17 का नाम एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। इसके अंदर जो हम चीज़ आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है एक न्यूमेरिकल जो हमारा पीछे रह गया था पिछली क्लास में 17.6। ऑल दो कि मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों ने करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तो मैं अपने पास से आप लोगों को करा दूँ ताकि कल को ये कोई ना कहे कि न्यूमेरिकल सर ने कराया नहीं था। ठीक है, तो उसको कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके 5 ईयर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, दूसरा हमें जो डिस्कस करना है वो एक ब्लैक बॉडी को डिस्कस करना है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ना उसके जो ग्राफ्स उनको एक्सप्लेन करनी है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने लॉ दिए थे। तो उसमें पहला लॉ था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, फिर था रेले एंड जीन्स लॉ, एंड देन फोटोन के कॉन्सेप्ट से फाइनली एक्सप्लेन किया था मैक्स प्लांक ने इसको सक्सेसफुली। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो फेल हो गई थी, ये सारे जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड लॉ थे। तो मैक्स प्लांक्स ने इसको मॉडर्न फिजिक्स से, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, उससे इसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है जी, तो आज ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो चलते हैं, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने आज से क्लास के अंदर नोट कर लेनी है वो ये है कि देखिए जिस चीज़ के ऊपर भी, जिस स्लाइड के ऊपर भी ऊपर टॉप पे लिखा हुआ होगा टू बी नोटेड, इसका मतलब ये है वो आपने अपने फेयर रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लेनी है और पेपर के अंदर इस तरह का सवाल आता है जिसके जवाब में आपने ये चीज़ लिखनी होगी। तो टू बी नोटेड जिसके साथ भी आप देखें, आप उसे लाजमी अपने पास रजिस्टर पे कॉपी कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी करना है बाद में कर लें, लेकिन वो आपका फेयर वर्क कहलाएगा। इसके अलावा जितने भी काम होंगे ना वो आपके एज अ रफ वर्क होंगे या फिर वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन के एतबार से होगा। जिसके टॉप पे ये नहीं लिखा हुआ और जिसके टॉप पे आपको ये नज़र आ जाए वो आपने फेयर रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो ड्रॉप किया था। न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। डेटा बना लेते हैं। अच्छा जी, डेटा के अंदर जो हमें सबसे पहले है वो रिक्वायर्ड ही दिया हुआ, चलो रिक्वायर्ड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। वेलोसिटी और मोमेंटम कहता है कि आपने फाइंड करना है। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से। तो वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क हो गई और मोमेंटम क्वेश्चन मार्क हो गया। किसकी वेलोसिटी और किसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अ पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज एम नॉट। रेस्ट मास हमेशा एम नॉट होता है तो उसका उसने रेस्ट मास दिया हुआ है आपको। क्योंकि रेस्ट मास की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, एम नॉट दिया हुआ है तो मैं भी इसे एम नॉट ही लूँगा। और कहता है हुज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इस रेस्ट मास एनर्जी। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो बराबर है किसके, उसकी रेस्ट मास एनर्जी के। ये उसने मुझे कंडीशन दी हुई है, इसके अलावा पूरे सवाल में उसने मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। एक कंडीशन दी हुई है और रेस्ट मास को एम नॉट लिखा हुआ है। अब इस सवाल को किस तरह सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले फार्मूला की तरफ आते हैं। फार्मूले में देखें क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है तो एनर्जी का फार्मूला यूज होगा एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस ई नॉट। दूसरा, जब तक आपके पास मास नहीं आ जाएगा, मोमेंटम के लिए मास रिक्वायर्ड होता है, जब तक आपके पास मास नहीं आ जाएगा मोमेंटम नहीं आ सकता। तो मास का फार्मूला भी यूज़ करना होगा एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले हैं पॉसिबल जो आप इस सवाल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से लेंगे, पहले फार्मूले से जाहिर सी बात है हम स्टार्ट लेंगे कि हमें इसने क्योंकि कंडीशन दी हुई है। तो हमने लिखा सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो आपकी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी के। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बराबर है ई नॉट के, ये गिवन है, ये उसने हमें कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रहा है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ई नॉट रख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ई एज इट इज़ रखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ई नॉट रख देता हूँ। पहले से एक और ई नॉट मौजूद है, दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि सेम हो चुके हैं, तो हो जाएगा 2 ई नॉट। यहाँ तक क्लियर नहीं कि एनर्जी जो होगी उसकी बराबर होगी ट्वाइस ऑफ रेस्ट एनर्जी। अगर मैं इसको मास में कन्वर्ट करूँ तो ई का फार्मूला होता है एम सी स्क्वायर और टू एज इट इज़ ई नॉट का फार्मूला होता है एम नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे पता चलता है एम आपका किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एम नॉट के। ठीक है, तो एनर्जी अगर ट्वाइस होगी तो मास भी इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा, क्योंकि एनर्जी और मास रिलेट किए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि ये एक ही चीज़ है, ये एक ही मतलब कह लें कि चीज़ है, दो अलग अलग फॉर्म है एक ही चीज़ की। तो यहाँ से हमने सबसे पहले रेस्ट मास निकालना था। इससे आगे जो न्यूमेरिकल थे
इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें अब आपने मास का फार्मूला लगाना है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप बड़े आराम से इसे सॉल्व करके यहाँ से मुझे एम निकाल कर दे सकते हैं, मतलब वेलोसिटी निकाल कर दे सकते हैं, सॉरी एम तो आ चुका है। कैसे? एम बराबर है ट्वाइस ऑफ एम नॉट के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एम नॉट इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल कर दें। इसको अब सॉल्व करके आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा वेलोसिटी का। जल्दी से सॉल्व करें और मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। इतना चुकता ही आप ही बताएंगे, बाकी तो पता नहीं, शायद जाग नहीं रहे। अच्छा जी, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा, मास हमने निकाला हुआ है ट्वाइस ऑफ एम नॉट और वेलोसिटी आप लोगों ने मुझे निकाल के दी अंडर रूट थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय सी। टू से टू कैंसिल कर दें तो मोमेंटम कितना आ जाएगा अंडर रूट थ्री एम नॉट सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा मोमेंटम का। ठीक है जी, क्लियर है। न्यूमेरिकल की जो पिछली क्लास से रिलेटेड था, तो इसीलिए इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस न्यूमेरिकल को लेके। हम आगे चलें अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो कि लॉन्ग के अंदर अक्सर व बेशतर कभी सवाल आ जाता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को डिफरेंट लॉज की मदद से एक्सप्लेन करें। टोटल 4 लॉज हैं जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। वैसे तो और भी लॉज हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये 4 ही हैं जिनका जिक्र किया गया है। और इसमें से एक जो है वो कामयाब तरीन लॉ है, बाकी किसी हद तक कामयाब हुए थे, 100% कोई कामयाब नहीं था। कुछ हिस्सा कामयाब था, इसीलिए वो इसका हिस्सा बने हुए भी हैं अभी तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आपने कुछ चीज़ें समझनी है, ये नोट नहीं करनी है, आपने सिर्फ समझनी है। वो क्या है ये देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट कैन बी सीन if they emit lights or reflect lights that falls on it and reach to our eye. Let's suppose मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करते हैं, जैसे आपका सन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ये लाइट को इमिट करता है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अर्थ के ऊपर आपका जो बल्ब होता है ना, ये आपकी कैंडल होती हैं, ये आपकी सोर्स ऑफ लाइट होती हैं। जब आपका जो सूरज है वो चले जाता है, दिन चले जाता है, रात आ जाती है, तो रात में जब आपको रोशनी रिक्वायर्ड होती है तो आपकी जो लाइट सोर्स होती हैं वही होती हैं, तो ये खुद इमिट करती हैं लाइट को। ये लाइट आकर आपकी आँख से पड़ती है, आँख में पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब सूरज से रोशनी डायरेक्ट आपकी आँख के ऊपर आएगी तो सूरज आपको नज़र आएगा। बल्ब से डायरेक्ट रोशनी आपकी आँख के ऊपर आएगी तो बल्ब आपको नज़र आएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो जो लाइट की सोर्स नहीं है, जो लाइट को इमिट नहीं कर रहे हैं अपने में से, वो कैसे नज़र आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बॉक्स है और आपने ये देखना है, तो इसके लिए शर्त ये है कि लाइट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़नी चाहिए और इस ऑब्जेक्ट से पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक पहुँचनी चाहिए, तो हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। इसका मतलब ये हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के दो तरीके हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट इमिट कर रहा हो, मैं उसको देखूँ वो ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आएगा, या वो ऑब्जेक्ट लाइट को अगर रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो भी वो मुझे ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो लाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो है ना वो ब्लैक कहलाता है। ब्लैक फिजिक्स की टर्म में कोई कलर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैक कौन सा कलर है, तो ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक कलर के कपड़े पहनो। फिजिक्स की टर्म में ब्लैक कोई कलर नहीं है। ब्लैक इसलिए कोई चीज़ नज़र आती है कि वो तमाम लाइट को जो उसके ऊपर आकर गिर रही होती है, वो तमाम की तमाम लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करता, तो इसलिए वो हमें ब्लैक नज़र आता है। भाई किसी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा तो ही तो हम उसे देख सकेंगे, वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा तो हमें क्या नज़र आ रहा है? ब्लैक।
इसीलिए अगर अंधेरा हो तो अंधेरे में क्योंकि ब्लैकनेस होती है, डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है सब, तो आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज़ से कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर आप तक नहीं पहुंच रहा होता, तो उसके लिए कोई लाइट सोर्स का होना ज़रूरी है। अब जब भी लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। नंबर वन, रिफ्लेक्ट हो सकती है आपकी लाइट, जैसे अगर ये मेरे पास, ये सब आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में 9 मैट्रिक में, कि लाइट जो है जब वो आके टकराती है सरफेस से, टकराने के बाद आपकी लाइट क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, लाइट टकराए, टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाए। रिफ्रैक्ट क्या होता है, अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और इसकी जो आपकी जो वेवलेंथ होती है उसके अंदर चेंज आता है, या उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, बेंड होती है आपकी लाइट, बेंडिंग ऑफ अ लाइट, जो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो या तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है। एक तीसरी चीज़ जो आज आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो ये है, तो लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराए तो वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है। तो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है। मेनली जो है वो एब्जॉर्ब से डिस्कस करना है आज, एब्जॉर्ब को। जैसे अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है मुझे, लेट्स सपोज ग्रीन, तो मुझे ग्रीन क्यों नज़र आता है, दो फिनोमेना की वजह से, एक रिफ्लेक्शन और एक एब्जॉर्प्शन। ये वाइट लाइट जो है ना, सन की जो लाइट है, सन के पास तमाम कलर्स होते हैं, इसलिए वो वाइट नज़र आती है, हर लाइट इमिट करता है, सही ना। कैंडल जो है वो सिर्फ येलो लाइट को इमिट करता है, या पुराने ज़माने में जो 100 वॉट के बल्ब आते थे ना, वो येलो लाइट को इमिट करते थे, इसलिए जब येलो लाइट ऑन होती थी तो आपको चीज़ें भी थोड़ी सी येलोइश नज़र आती थी। तो उसका वजह वजह ये थी कि जो मेन सोर्स है वही येलो है। फिर अब एनर्जी सेवर आ गई, ये वाइट सोर्स है, इनके अंदर तमाम लाइट्स है, तो जो कलर है चीज़ों का वो फिर हमें क्लियर नज़र आता है। तो सन जो है वो तमाम लाइट्स को जो है वो एमिट करता है। ठीक है, तमाम लाइट जो विजिबल रीजन है वो भी, बल्कि वो तो गामा रेज और पता नहीं क्या क्या एमिट करता है, वो तो ओजोन की लेयर है जिसने हमें बचाया हुआ है। ठीक है ना। तो अब अगर सन तमाम लाइट को एमिट कर रहा है तो मुझे कौन सा नज़र आएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तमाम लाइट और सिर्फ ये वाला जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और बाकी ये वाला और ये वाला वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो चीज़ मुझे ब्लू नज़र आएगी। तो इन शॉर्ट जो भी कलर आपका रिफ्लेक्ट होता है और वो आपको ऑब्जेक्ट वैसा ही नज़र आता है, जो कलर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका मतलब वो कलर वो आपको नहीं देखने देगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी बड़ी अहम थिंग ये है, हम सोचते हैं कि हर चीज़ जो है वो लाइट को इमिट नहीं कर सकती। दुनिया में मौजूद हर चीज़ लाइट की सोर्स बन सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो उसकी सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। अब होता ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनका टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होता है। सन जो है वो बाहर है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमें ग्लो होता हुआ नज़र आता है। यानी आपकी आग जो है उसका टेम्परेचर आप चेक करें ज़्यादा होगा हमेशा, तो आपको ग्लो होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर अपनी सराउंडिंग से कम हो तो वो लाइट को इमिट करता है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो उसकी लाइट फिर नज़र नहीं आती, वो इमिट नहीं कर पाता लाइट को। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ ये हो गई, इसके बाद ये हो गया कि एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होती है, और अगर कोई चीज़ 100% एब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक नज़र आती है, लेकिन 100% कोई एब्जॉर्ब करता नहीं है, ये सिर्फ आइडियल कंडीशन है, तो परफेक्ट ब्लैक कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कार्बन ब्लैक जो है ना, ये 99% जो है वो तमाम लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कार्बन ब्लैक आपका 99% ब्लैक बॉडी का काम कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो 100% ब्लैक का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, अब आते हैं कि हमारे पास सिचुएशन जो है सराउंडिंग वाली, जो बात मैंने आपको बताई, इफ़ ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब लाइट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब करने लग जाए, तो लाइट के एब्जॉर्ब करने से उसके अंदर चेंज क्या आता है। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट इसके ऊपर आके हिट हो रही है और ये लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होने लग जाता है, वो इंक्रीज होने लग जाता है। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब उसका टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग से ज़्यादा हो जाता है, इट विल स्टार्ट रेडिएट एनर्जी, ये भी रेडिएशन शुरू कर देता है। इसका मतलब इसका भी कलर बन जाता है और ये कलर वाली चीज़ बन के हमें नज़र आने लगता है।
ठीक है, तो ये भी क्या करने लगता है, रेडिएट करने लगता है एनर्जी। यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग अगर आपको याद हो तो कहा करते थे कि गर्मियों में ब्लैक पेन के बाहर मत निकलो, गर्मी बहुत लगेगी। उसका रीज़न ये है कि जब आप सूरज के सामने जाएंगे, वाइट लाइट उसमें से आएगी और तमाम की तमाम लाइट ब्लैक एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो तमाम लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके एब्जॉर्ब होने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, तो टेम्परेचर जो है उस ब्लैक ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा। तो आपको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी, जितनी हो नहीं रही होगी उससे ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। जबकि अगर आप वाइट पहन के बाहर निकलेंगे तो वाइट कलर तमाम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो जो गर्मी टेम्परेचर होगा वो आपको फील होगा। तो इसीलिए लोग कहते थे कि ब्लैक जो है वो पहन के बाहर ना निकलें गर्मियों में। तो अब एक ब्लैक बॉडी अगर मुझे डिज़ाइन करनी है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती एक ब्लैक बॉडी, लेकिन अगर मुझे एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी डिज़ाइन करनी है तो वो किस तरह की होगी कि हम जो है एक हॉलो स्फेयर लेंगे। ठीक है, एक स्फेयर लेंगे, कॉपर का स्फेयर। उसकी जो इनसाइड है उसको कोट कर देंगे ब्लैक से, कार्बन ब्लैक से, क्योंकि कार्बन ब्लैक 99% लाइट को रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब करता है। फिर हम वहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। जो लाइट इंसिडेंट होगी ना, अब देखो ये लाइट जब टकराएगी, टकराने के बाद ये ट्रैप हो जाएगी अंदर, इधर ही घूमती रहेगी। इसकी वजह से बहुत कम ही लाइट का पोर्शन होगा जो बाहर आ सकेगा, वरना सारी की सारी लाइट अंदर ही ट्रैप रहेगी। तो जो एब्जॉर्प्शन थी वो बढ़ जाएगी। अब ये ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर रोक सकता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है। भले वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन रिफ्लेक्ट होके भी अंदर ही है ना, तो फिर कहीं और जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन पावर जो है उसकी क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉडी के लिए आपने एक हॉलो स्फेयर लिया, उसके एक साइड पे छोटा सा होल था, वहाँ से आपने लाइट को इंसिडेंट करवा दिया और उसके बाद लाइट अंदर ट्रैप हो गई। ये आपकी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन गई। जो आपकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करती रहती है तो फिर क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर ये खुद भी लाइट को रेडिएट करने लगता है, यानी कॉपर का जो सरफेस है वो लाइट को रेडिएट करने लगता है। तो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और रेडिएट भी कर रहा है। अब आप इसको एब्जॉर्प्शन बढ़ाते जाएं तो इसकी रेडिएशन भी बढ़ती जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर रही है, तमाम लाइट को, और एमिट भी करेगी। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तमाम रेडिएशन को एमिट भी करेगी। ठीक है, तो ये आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं कि जो एनर्जी ये एमिट कर रही है और वेवलेंथ, जिस लाइट की वेवलेंथ हमें नज़र आ रही है, अगर हम उसके दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ कहलाता है, कर्व कहलाता है। और इसी को जब ड्रॉ किया गया था तो साइंटिस्ट से इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी कि ये ग्राफ इस तरह का क्यों बन रहा है, इसे एक्सप्लेन करें। तो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी। फिर आपका जो साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक, उसने इसे एक्सप्लेन करा था विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास लिखने की चीज़ें हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। सर रेडिएशन मतलब हीट इमिट कर रही, हाँ, रेडिएशन आपकी हीट इमिट कर रही है, यही मान लें। अब जो आपके पास लिखने का है, ज़्यादा पेपर में अगर सवाल आ जाता है ब्लैक बॉडी का, तो सबसे पहले आपने ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ से अपने पास नोट डाउन करना शुरू कर लें, टू बी नोटेड लिखा हुआ है ऊपर। ब्लैक बॉडी अ हाइपोथेटिकल परफेक्ट एब्जॉर्बर और रेडिएटर। परफेक्ट एब्जॉर्बर है मतलब तमाम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर हीट होता है और हीट होने के बाद रेडिएट भी तमाम लाइट को करता है। which can absorb all the radiation that falls on it with no reflecting power। इसके अंदर कोई रिफ्लेक्टिंग पावर नहीं है, ये लाइट को बाहर रिफ्लेक्ट कभी नहीं करेगा। ठीक है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर से रेडिएट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज इट स्टार्ट टू इमिट रेडिएशन फ्रॉम इट विच इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है फिर वो अपने में से लाइट को इमिट करने लग जाती है अपने अंदर से, तो वो खुद एक सोर्स बन जाती है लाइट की, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और अगर हम ग्राफ बनाएं किसके दरमियान, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि इंटेंसिटी जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी जगह से गुजर रही थी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इसी तरह अगर कितनी रोशनी, लाइट कितनी जगह से गुजर रही है, वो लाइट की इंटेंसिटी कहलाती है। उसे बोलते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम भी बहुत अहम है, अगर ज़्यादा
क्योंकि आप देख रहे हैं, आप सूरज की तरफ देख रहे हैं तो सूरज से ज़्यादा लाइट आप तक पहुंच रही है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। बल्ब को आप देख रहे हैं, एनर्जी सेवर को आप देख सकते हैं, लेकिन जो पुराने बल्ब थे उनको देखें तो उनकी रोशनी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसी तरह लेज़र है, लेज़र जो है वो हालांकि छोटी सी है, वो इतनी बड़ी सोर्स नहीं है, लेकिन उसकी भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी रेडिएट कर रही होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ एनर्जी का यानी कि इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का ग्राफ ड्रॉ करें तो जो हमें कर्व ऑब्टेन होता है उस कर्व का नाम होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। यानी जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है उसका नाम होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। और वो ग्राफ भी आपने अपने जो रजिस्टर्स हैं, फेयर रजिस्टर्स के अंदर ड्रॉ करना होगा। इसके अंदर ये कलर तो ज़ाहिर है आप नहीं ड्रॉ कर सकते, आपने सिर्फ क्या करना है, डॉटेड लाइन ऊपर लेके जानी है और उसको विजिबल कह देना है। ठीक है, कलर ऑल दो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इससे 2 नंबर आपको तकरीबन मिल जाएंगे। तो ये अपने पास लिख लीजिए। हाँ, एक आगे चलें भाई। ओके, 2 मिनट प्लीज़। ये वो ग्राफ है जो आपने ड्रॉ करना है, थोड़ा बड़ा करके एक बार और मैंने दिखा दिया ताकि आसानी रहे। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले काम किया वो आपका वेंस था, और इस लॉ का नाम पड़ा वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस लॉ को समझने के लिए आप ज़रा ग्राफ को एक नज़र देखें कि जो आपका ग्राफ है इसके अंदर अगर आप नोटिस करें कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर जो है वो कितना है, 2000 केल्विन था, फिर मैंने उसे 3000 केल्विन कर दिया, फिर उसे 4000 केल्विन कर दिया, एंड देन 5000 केल्विन कर दिया। तो ऐसा करने से जो आपकी वेवलेंथ है, ये आपको वेवलेंथ नज़र आ रही है, वेवलेंथ है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई और यहाँ आ गई। वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? तो नज़र ये आ रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो टेम्परेचर को, अगर हमने 5000 रखा था तो वेवलेंथ उसकी उस वक्त बहुत कम थी। जब टेम्परेचर को हमने 4000 किया तो वेवलेंथ बढ़ गई। कैसे पता चला बढ़ गई? क्योंकि ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ से पॉइंट यहाँ आ गया तो आगे की तरफ ये इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वेवलेंथ बढ़ी है। और इस वाले पॉइंट को नोटिस करें तो ये और आगे आ गया है, तो इसका मतलब वेवलेंथ और बढ़ गई है। ये पॉइंट और आगे आ गया, इसका मतलब वेवलेंथ और बढ़ रही है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम को शो कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। जबकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करें तो टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और वेवलेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, इस तरफ जा रही है, तो इंक्रीज़ हो रही है। तो दोनों के दरमियान जो रिलेशन था वो इसने बनाया कि जो लैम्डा मैक्सिमम है, मतलब टॉप मोस्ट पीक के ऊपर जो वेवलेंथ आ रही है, जो एमिट हो रही है, वो इसने नोटिस करी। इसने उसको डोमिनेंट वेवलेंथ का नाम दिया, मैक्सिमम वेवलेंथ को। इसने वो वेवलेंथ नोटिस करी और कहा कि the dominant wavelength at which a black body emits electromagnetic radiation
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। केल्विन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। यानी कि जो लैम्डा मैक्स है आपका वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है, वेयर टेम्परेचर इज इन केल्विन। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएं इक्वल्स टू का लाएँ तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे मैं बी ले आता हूँ एज अ कांस्टेंट, ठीक है। और बी जो है वो किस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, विंस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी जो वैल्यू है वो है 0.0029 केल्विन मीटर। केल्विन मीटर क्यों है, क्योंकि अगर टेम्परेचर उधर जाएगा तो बी की यूनिट क्या बनेगी, लैम्डा की यूनिट होती है मीटर, टेम्परेचर की होती है केल्विन, तो इसकी यूनिट बनेगी केल्विन मीटर, ठीक है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि बी जो है वो बराबर होगा टेम्परेचर इंटू लैम्डा मैक्स के। तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, लैम्डा वेव लेंथ है, लेंथ है की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केल्विन मीटर, और इसकी वैल्यू क्या है 0.0029, वेयर लैम्डा मैक्स इज द वेव लेंथ मैक्सिमम इमिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर्स के अंदर, और टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केल्विन के अंदर, ठीक है। और वही ग्राफ जो आपने दोबारा से ड्रॉ करना होगा। लेकिन अगर आपने सवाल आया है, आपने एक बार ब्लैक बॉडी का ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो आपने बार बार फिर ड्रॉ नहीं करना, वही ग्राफ जो है वो सबके लिए वैलिड रहेगा, ग्राफ को दोबारा ड्रॉ मत कीजिएगा। इसे भी अब आप अपने पास कॉपी कर लीजिए, सिर्फ ये वाला काम, इसका स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल की हेडिंग भी डाल दीजिएगा, ठीक है। वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ की एक अच्छी बात ये थी कि वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जेक्ट का जो कलर है ना वो किस तरह हम बगैर उन्हें हाथ लगाए बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि सन का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, तो किसी ने वहाँ पे जाके मेजर तो नहीं किया होगा ना सन का टेम्परेचर कि कितना है, या एक आपका प्लेनेट या एक आपका जो स्टार है वो डिस्कवर हुआ हुआ है रिगल के नाम से, उसका टेम्परेचर कितना है तो किसी ने जाके थोड़ी ना कोई ऑब्जर्व किया होगा। एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट हैं उनके जो टेम्परेचर है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से हम बता सकते हैं। कैसे, देखो इसका जो कलर है ये कलर यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये कलर जो है वो किस टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग आ रहा है 2000, तो इसका टेम्परेचर 2000 से 3000 के दरमियान होगा। तो एग्जैक्ट अगर हम मालूम करना चाहें एग्जैक्ट, तो उसके लिए इसका एग्जैक्ट कलर हम निकालेंगे। जैसे आप देखते हैं ना फोटोशॉप में कलरों की भी इतनी सारी टाइप्स होती हैं, तो एग्जैक्ट कलर अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका टेम्परेचर क्या है। सिमिलरली यहाँ पर देखें ये जो येलो और आपका ऑरेंज इसके बीच का जो कलर है ये पोर्शन, यही हमारे सन का कलर होता है, तो ये आपका 5000 केल्विन पे होता है। और अगर ब्लू की तरफ चले जाएँ तो ब्लू अगर कलर है आपका तो 12000 टेम्परेचर पे आपको हासिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लू कलर है ये अप्रॉक्सीमेटली 12000 केल्विन टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का हो तो उसको शो कर रहा है, ठीक है। 20,000 सॉरी 20,000 50,000 और इसके अलावा 120,000, तो ये टेम्परेचर हम जनरली मालूम कर सकते हैं। सिर्फ क्या कि उसमें से जो लाइट हम तक पहुंच रही है उस लाइट को हम परफेक्टली देखने के क्या है, और उससे हम जो है वो इस ग्राफ से उसका आइडिया लगा सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इसीलिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये लॉ यहाँ तक तो वैलिड है, जब वेवलेंथ यहाँ आ जाती हैं, जब और टेम्परेचर कम करने लगते हैं ना तो ये लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आगे जाके सारी लाइट्स ऑलमोस्ट सीधी होती जा रही है लाइन्स। तो उस वक्त ये ग्राफ जो है वो हमें जो है वो जो वीन्स लॉ है वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए वो फेल हो गया। हाँ, इन वाली वेवलेंथ के लिए विजिबल रीजन के लिए सक्सेसफुल रहा। इसके बाद दूसरा जो लॉ आया साइंटिस्ट इसने लॉ पेश किया, उसका नाम था स्टीफन बोल्ट्जमैन। इसने जो है वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ये लॉ किन चीज़ों से रिलेट हो रहा है, मतलब किन चीज़ों को इसने एक्सप्लेन करा ग्राफ में, इसने एक्सप्लेन करा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स क्या होता है आपको मालूम है, फ्लक्स हमने बताया था किसी भी पर्टिकुलर एरिया से किसी भी यूनिट टाइम में जो लाइट रेज गुजर रही होंगी वो उसका फ्लक्स कहलाएंगे, एनर्जी फ्लक्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी फ्लक्स का रिलेशन और टेम्परेचर का रिलेशन इसने शो करा, और ये काफ़ी सेंसिटिव रिलेशन था। किस तरह कि देखिए जितना ज़्यादा आपका हॉट ऑब्जेक्ट होगा
इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी फ्लक्स ज़्यादा रेडिएट करेगा, और एनर्जी फ्लक्स ज़्यादा रेडिएट का मतलब ये है कि ज़्यादा एनर्जी जो है ना कम से कम जगह से गुजर रही होगी इन 1 सेकेंड। अब जैसे मिसाल ले लें सूरज की, अगर आप सूरज की तरफ देखें तो सूरज की जो रोशनी है वो वेरिएबल नहीं है आपके लिए, आप उसे नहीं देख सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि उसमें से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो यूनिट टाइम के अंदर आपकी छोटी सी आँख का जो यूनिट एरिया है उसमें बहुत तेज़ इम्पैक्ट डालती है। जबकि कहीं पर आग लग रही हो या मोमबत्ती जल रही हो तो आप उसे आराम से देख लेते हैं। इसी तरह टॉर्च है उसको आप देख लेते हैं, एनर्जी सेवर है उसको आप देख लेते हैं। लेकिन लेज़र अगर आप पे मारी है फिर आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लेज़र जो है वो उसकी भी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो यूनिट एरिया के हिसाब से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रही है। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा, अपने पास नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस, यहाँ एरिया मिसिंग है लिख लीजिएगा, पर यूनिट सरफेस एरिया जिसको हम ई कह रहे हैं, यानी कि इंटेंसिटी है लाइट की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि फोर्थ पावर का मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर मैं 2 केल्विन करूँगा ना तो 2 की पावर 4 एनर्जी में कितना चेंज आएगा, 16 टाइम्स चेंज आएगा। तो कितना सेंसिटिव रिलेशन है। तो ये जो है अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए जाएं तो क्या आएगा, E इक्वल्स टू T⁴, और इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, वेयर सिग्मा इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 5.67 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। टेम्परेचर हमने किस में लिया हुआ होगा, केल्विन में लिया हुआ होगा। ये अपने पास नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सन जो है वो क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अपने में से इमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, तो उसकी इंटेंसिटी हाई होगी, इसीलिए वो आपका हॉट ऑब्जेक्ट है। जबकि दूसरी तरफ आपकी जो अर्थ है वो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा सराउंडिंग में, तो वो जो है वो आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, कंपैरेटिवली कूल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर का जो एक सेंसिटिव रिलेशन था वो इसने हमें बताया कि अगर स्मॉल चेंज भी आ जाएगा टेम्परेचर में तो बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपकी एनर्जी के अंदर आपको नज़र आएगा। इसलिए ग्राफ इतनी तेज़ी से ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, शूट कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कहाँ पर, एनिमेशन में जो सॉफ्टवेयर होता है आपका वर्चुअल लैब का, वहाँ पर भी इसे एक नज़र देख लीजिए। देखें ये वो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर अगर आप नोटिस करें ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को। इस वक्त कितना टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है, 5900। ठीक है, अब जैसे ही मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो आप नोटिस करें वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है और कर्व जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। ठीक है, और देखिए किस तरह नीचे आने के बाद ये रेड की तरफ चलेगी, इसका मतलब ये हो गया जो रेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर 4100 केल्विन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, और रेडिश की तरफ चले गया, और इसके बाद फिर जो टेम्परेचर है वो कहाँ चले गया, ये चले गया आपका इंफ्रा रेड रीजन में जो हम देख नहीं सकते। विजिबल रीजन में आप देखें कर्व कितनी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। तो हल्का सा हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी देखो कैसे शूट करें, ये देखो शूट नज़र आ रहा है एनर्जी का कितना तेज़ है यहाँ। अच्छा, अब आप कहेंगे चलो ठीक है ये लॉ वैलिड है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये लॉ वैलिड है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ जाते हैं तो फिर ये इतना एनर्जी का चेंज आपको नज़र नहीं आता। अब देखें क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं, कोई चेंज नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा।
बहुत माइनर सा चेंज हो रहा है वेवलेंथ में। तो अब फोर्थ पावर वाला चेंज नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए लोअर वैल्यू के ऊपर ये ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसीलिए ये लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो इसलिए ये भी फेल हो गया। ठीक है जी, क्लियर है चीज़? ये आप भी नेट पे सॉफ्टवेयर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पीएच लैब वाले हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं चीज़ें रिलेट करते हैं। अब क्लियर हो गया? बस यही बात है, देख लो वेवलेंथ जो है वो किस तरह शॉर्टर की तरफ वो है वो मूव करती है, देखो शॉर्टर की तरफ जा, और इसको विजिबल कर दी, देखो ये वेवलेंथ जैसे मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, वेवलेंथ देखो कैसे शॉर्टर की तरफ जा रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये लॉन्गर हो, ये बढ़ते बढ़ते शॉर्टर वेवलेंथ एनर्जी से। ठीक है, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये आपका व्यू है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। चलिए वापसी चलते हैं। अच्छा, अब आता है आपका रेले एंड जीन्स लॉ। रेले एंड जीन्स ने एनर्जी के बजाय वेवलेंथ से रिलेशन बना दिया, और क्या किया, क्योंकि टेम्परेचर एनर्जी और वेवलेंथ भी आपस में रिलेटेड है, ये आगे जाके मैक्स प्लैंक ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, इसका इसका लॉ जो है वो सुपर हो गया, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन इन्होंने वेवलेंथ और टेम्परेचर के रिलेशन को चेक करा कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, ज़रा चेक करते हैं। तो रिलेशन ये पाया गया, क्योंकि जो एनर्जी है वो टेम्परेचर है, उल्टा हो जाएगा रिलेशन, और क्या होगा। देखिए, ये अकॉर्डिंग टू द रेले एंड जीन्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो एनर्जी या तो उसकी वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मूव करवा दी है, या तो उसको रोटेट करवा देती है, या उसको ट्रांसलेटरी मोशन में ले जाती है, मूव करवा देती है। चाहे वाइब्रेट कराए, चाहे रोटेट कराए, चाहे ट्रांसलेटरी मोशन में लेके जाए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के टी। तो हर बार हाफ के टी का जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है, हाफ के टी। तो हर एक मोड पे, चाहे वो वाइब्रेशन पे चले जाए, चाहे वो रोटेशन पे चले जाए, चाहे ट्रांसलेशन पे, उसके अंदर हाफ के टी का चेंज आता है, फिर दोबारा वाइब्रेशन पे जाएगा, फिर हाफ के टी का चेंज आएगा। तो अगर एक मोड है, मतलब कि अगर एक वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करी है, तो इन दैट केस उसकी जो एनर्जी होगी वो हाफ के टी हो जाएगी। और अगर उसने एक मोड में दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है, तो उसकी एनर्जी आएगी टू हाफ के टी स्क्वायर, हाफ के टी सॉरी। और अगर थ्री करिए तो 3/2 के टी हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये रिले एंड जीन्स ने लॉ बना के वेवलेंथ को किसी तरह रिलेट करवा दिया था टेम्परेचर से। किस तरह? रिले एंड जीन्स ने कहा कि अकॉर्डिंग टू रिले एंड जीन्स, जो आपकी एनर्जी है, वही एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर, एनर्जी जो है उसको उसने रिप्लेस करा किससे? वेवलेंथ से। क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इन्वर्स नज़र आता है, ग्राफिकली आप देखें ना तो वो रिलेशन आपको इन्वर्स नज़र आएगा। तो इसने कह दिया कि हम अगर टेम्परेचर को नहीं चेक करना चाह रहे, हम सिर्फ एनर्जी और वेवलेंथ को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो इसने कहा कि एनर्जी जो होती है, जो पर यूनिट शिफ्ट हो रही होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर की वेवलेंथ, वेवलेंथ टू द पावर फोर्थ के। यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ में भी इसी फोर्थ का डिफरेंस है, यानी कि एनर्जी अपनी वेवलेंथ से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिस तरह एनर्जी टेम्परेचर से सेंसिटिव है, इसी तरह वेवलेंथ के साथ भी वही रिलेशन। अकॉर्डिंग टू द रिले जीन्स, कोई भी जो रेडिएशन इमिट हो रही है तो होती है एटॉमिक ऑसिलेटर से, यानी कि जो आपका ऑसिलेटर जो एनर्जी दे रहा है, जो विजिबल रीजन में लाइट फेंक रहा है या अल्ट्रा वायलेट रीजन में फेंक रहा है, सच दैट ईच मोल ऑफ वाइब्रेशन वाज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द थर्मल काइनेटिक एनर्जी के टी। यानी कि वो रिलेट करती है थर्मल काइनेटिक एनर्जी से, के टी से। The energy associated with the particle wavelength is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. एनर्जी जो एसोसिएट होती है ना, जो उसमें से निकल रही होती है, वो वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर के। ठीक है ना? और फॉर वेवलेंथ नियर एंड लेस देन लैम्डा मैक्स, अगर हम लैम्डा मैक्स की बात करें, वो जो पॉइंट हमने डिसाइड किए थे मैक्सिमम वाले, रेले एंड जीव्स गिव्स द वैल्यू व्हिच आर फाउंड टू बी मच टू लार्ज, दैट इज टोटल एनर्जी टेंडिंग टू एक्वायर infinite values even at short wavelength. This is called ultraviolet catastrophe. The energy cannot be infinity. यहाँ इसके लॉ में मसला ये आया कि जब हम ग्राफ को शिफ्ट करते हैं ना आगे की तरफ, आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो वेवलेंथ जो है वो आपकी, उसकी वेवलेंथ की वजह से एनर्जी आपकी इनफाइनाइट पे चली जाएगी। इनफाइनाइट मतलब
एनर्जी को आप मेजर ही नहीं कर सकते, इतने टॉप लेवल पे चली जाएगी ये। जब वेवलेंथ शिफ्ट होती जा रही है, पीछे शिफ्ट होती जा रही होती है, यहाँ इस वाले पॉइंट पे जब जीरो के करीब अप्रॉक्सीमेटली होंगे तो एनर्जी कहाँ होगी? एनर्जी तो फिर पता नहीं कहाँ टॉप पे चली जाएगी। तो जब एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी तो इसको उसने कहा था कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एनर्जी कभी इनफाइनाइट नहीं होती। तो ये इसके अंदर एरर था, अल्ट्रा वायलेट रीजन में इसके पास एक एरर था, जिसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, ये लो जब आपका कहता है रिले एंजीन्स। इसके बाद फाइनली इसे एक्सप्लेन करा था आपके मैक्स प्लांक्स ने, और उसने हेल्प ली थी फोटोन की। लाइट को उसने डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करवाया था, जो इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, कोई सवाल वगैरह है तो 10 मिनट है आपके पास, आप लोग पूछ सकते हैं।